गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि 4 दिन बाद अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है और हम ये समझते हैं कि लगभग सभी बच्चों ने तैयारी अच्छे से कर ली होगी। बट अब भी कुछ बच्चे हैं जो निरंतरता के साथ में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि 2 या 3 या 4 दिन के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन और हमारे सही चले जाए। मेन जो है, आप जानते हो शुरू से और आज तक कि भाई ग्रेजुएशन का रोल अहम रोल होगा एग्ज़ाम पेपर के अंदर। जो बच्चा ग्रेजुएशन को सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है, वो ज़्यादा बेनिफिट ले लेता है। अभी 4 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, सभी फ्री हो ही जाएंगे और हम आशा करते हैं कि सभी का सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेहनत आपने छोड़ी नहीं है और ना ही मेहनत आपको छोड़नी है। इसके बाद हम आपको एक रणनीति वाली वीडियो भी देंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, माइंड पे प्रेशर ना लेते हुए। अभी हम क्या है कि कुछ बच्चों के हमारे पास निरंतर कॉल पे कॉल आ रहे थे कि सर एलपीपी के कुछ क्वेश्चंस विवादास्पद हैं, जिनके सॉल्यूशन करते हैं तो कोई अदर आंसर मान रहा है, कोई अदर आंसर मान रहा है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड 2022 का पेपर हुआ तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। एक डोलिटी का आया था, एक एलपीपी का आपका मिनिमम वाले केस का आया था, जिसमें कुछ जैसे कि मैंने यहाँ आंसर की में माना था जेड माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0। कुछ कोचिंग वालों ने जेड माइनस सी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 मानी थी। बट हमें क्या करना होता है कि जो आरपीएससी मानती है हमें उसी के अनुसार चलना होता है, ऑथेंटिक प्रूफ लेके चलना होता है कि अगर अब एग्जाम पेपर में आ जाए तो हमें प्रेजेंट में कौन सा आंसर करना होगा। और वैसे तो अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 करते हैं स्टम्प वाले केस के अंदर, बट यहाँ जाता है तो कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है एग्जाम वाले पेपर के जो पुराने आए हुए हैं, जिनमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हैं कि भाई हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो उन विवादास्पद क्वेश्चंस को लेते हुए, जैसे कि कुछ बुक्स में भी प्रूफ छपे हुए हैं, तो किसी में कुछ आंसर निकल रहा है, किसी में कुछ आंसर निकल रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को एलपीपी के अंदर आ रही है। तो एलपीपी के अंदर आ रही है तो उन विवादास्पद क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आपको लेके आए हैं और सारे क्वेश्चंस ही करा देंगे। एक बार एक नज़र से, हल्की सी नज़र से आप गुजार देना इनको और आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। द्वैधता का शायद इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, बट द्वैधता का अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलूँगा। जिन्होंने पढ़ रखा है हमसे एलपीपी, उनको तो कोई समस्या होगी नहीं, बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में विवादास्पद हो फिर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, परिवहन समस्या में अपभ्रष्टता आती है। ये अपभ्रष्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये आपको पता है। किसी भी एलपीपी के अंदर अपभ्रष्टता आती है, यानी कि डीजनरेसी एक होता है, नॉन डीजनरेसी एक होता है डीजनरेसी। ठीक है भाई। अपभ्रष्टता आती है यदि स्वतंत्र आवंटनों की संख्या m+n-1 से कम हो, स्वतंत्र आवंटनों की संख्या m+n-1 से अधिक हो और स्वतंत्र आवंटनों की संख्या m+n-1 के क्या हो, बोलो, बराबर हो, अपभ्रष्टता वाले केस में। अब देखिए इस वाले केस में क्या होता है, आप जब भी किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करते हो, और रैखिक प्रोग्रामन समस्या में भी हम परिवहन समस्या को, ठीक है भाई, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है आपको। कैसी प्रॉब्लम है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, परिवहन समस्या। और परिवहन समस्या के लिए सबसे पहले, जैसे कि मान के चलो, वैसे तो आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, हमें मान के चलते हैं। बाय द वे, अगर कोई भी बच्चा ऐसा रहता है कि जो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, तो उसके लिए एलपीपी जो है वो क्या काम करती है, डबल डोज का काम करती है। कि फ्यूचर में अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहो तो एलपीपी अगर आपसे अच्छे से आती है तो 1-1 रुपये बचाकर आप बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान के चलिए 3 कंपनियां हैं, O1, O2 और O3। 3 कंपनियां और 4 जगह से डिमांड है, D1, D2, D3 और D4। आप चाहते हो कि कोई भी कंपनी उतना ही माल बनाएगी जितना बिक सके, जितनी डिमांड है। डिमांड और सप्लाई रूल वर्क करता है, जितनी डिमांड होगी उतनी ही कंपनियां माल बनाएंगी। तो देखिए, परिवहन समस्या की फर्स्ट शर्त तो ये होती है कि यहाँ से अब मान के चलिए O1 कंपनी A1 इकाइयाँ बना रही है किसी भी माल की। जैसे मान के चलिए चीनी बनाती हैं कंपनियाँ, और O1 कंपनी चीनी के 50 कट्टे बनाती है। कितने कट्टे? 50 बोरियाँ बनाती है, सपोज दैट। ठीक है, ये A2 इकाइयाँ बनाती है और ये A3 इकाइयाँ बनाती है। अब D1 ने डिमांड की है भाई, सपोज कीजिए B1 इकाइयों की, इसने B2 इकाइयों की, इसने B3 इकाइयों की और इसने B4 इकाइयों की। इतनी इकाइयों की डिमांड कर ली।
अब लेकिन जितनी डिमांड होगी उतना ही इकाइयां कंपनी बनाएंगी, तो यानी कि समेशन ए आई जो है समेशन बी जे के बराबर होना चाहिए परिवहन समस्या के लिए। सबसे पहले परिवहन समस्या की जो शर्त आएगी, समेशन ए आई की वैल्यू समेशन बी जे के बराबर होनी चाहिए। अब आई तो होती हैं पंक्तियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पंक्तियाँ हो गई आपकी आई बराबर 1 2 3, जे होते हैं कॉलम 1 2 3 4, तो यानी कि जे की वैल्यू हो गई 1 2 4 तक। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर ओवन कंपनी D1 को माल बेचती है, जैसे ओवन कंपनी एक बोरी चीनी D1 को भेजती है और एक बोरी चीनी भेजने का खर्चा सपोज कीजिए ओवन का आता है 2 रुपया, या फिर हमारे पास आता है कितने रुपया, C11 रुपया, एक बोरी का खर्चा है। अगर ओवन कंपनी D1 को X11 बोरियां बेचती है तो खर्चा कितना हो गया, फिर बोलो C11 X1, ऐसे इसका खर्चा हो जाएगा C12 X12, और ऐसे इसका हो जाता है और लास्ट में हमारे पास आ जाता है C1n XN। 3 है ना 3, तो ये आ जाएगा C31 X31, सॉरी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम X33, एक मिनट भाई, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला लिख लेते हैं, तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम और X34। ठीक है भाई। अगर इन सभी कॉस्टों को जोड़ दिया जाए तो कंपनियों का काम यह है कि माल बेचते वक्त समस्त कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा जो उद्देश्य है जेड, वो क्या होता है, हमेशा परिवहन समस्या में मिनिमम होता है। और मिनिमम क्या होता है कि ये जो कॉस्ट आपने ली है CIJ और XIJ, XIJ तो इकाइयाँ और CIJ कॉस्ट है, आई का समेशन लगा हुआ और जे का, ये जो कॉस्ट है वो कैसी आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। जबकि शर्त क्या होगी कि भाई ये इकाइयाँ हैं X11 X12 और ओवन कंपनी के पास टोटल A1 इकाइयाँ हैं, तो इस पंक्ति का जो जोड़ निकालोगे X11 X12 और X1n का, इसका जो जोड़ है वो A1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इसके बराबर। ऐसे इनका जो जोड़ है वो A2, इनका जोड़ है A3, कॉलमों की इकाइयों का जोड़ किया B1 B2 B3 और Bn। ठीक है। अब देखो कितनी पंक्ति हो गई, 1 2 3, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो 3 प्रतिबंध तो ये आ गए और 4 ये आ गए, तो 3 और 4 7 प्रतिबंध। तो जितनी पंक्तियां होती हैं परिवहन में और जितने स्तंभ होते हैं दोनों को जोड़ दिया जाता है, और दोनों को जोड़ने पर हमारे पास प्रतिबंधों की संख्या आ जाती है। अब बात करेंगे चरों की। चर कितनी राशियां यूज की हैं आपने, एक तो X11 था, एक X12 था, एक X13 था, एक X14 था और एक X34 है। तो यानी कि 3 गुणा 4, 4 तिया 12 आपने चर यूज किए हैं। और प्रतिबंध कितने यूज किए हैं आपने, 3 और 4 7 प्रतिबंध और 12 चर, 7 प्रतिबंध और 12 चर आपने इसमें क्या किए हैं, यूज किए हैं। अब देखो, तो किसी भी m क्रॉस n परिवहन समस्या में प्रतिबंधों की संख्या तो हो जाएगी m+n और चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, mn हो जाती है। प्रतिबंधों की संख्या m+n और चरों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, बोलिए mn हो जाती है। ठीक है भाई। और इन इकाइयों का जोड़ कितना होगा, A1, इन इकाइयों का जोड़ A2 और इन इकाइयों का जोड़ A3 और स्तंभ वालों का B1 B2 Bn, और इन सब का जोड़ आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर, और मिनिमम में ही हमेशा उद्देश्य होता है। ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को यानी कि परिवहन समस्या को हल करने की हमारे पास 3 विधियाँ होती हैं, और हल जब करते हो तो इससे हमारे पास कैसा हल निकलता है, सुसंगत। इष्टतम निकल जाए कोई ज़रूरी नहीं है, कैसा हल निकलता है, सुसंगत। अब इसके लिए एक तो विधि पढ़ते हैं हम उत्तर कोने पश्चिम नियम, ये ACF के पेपर में पूछा गया 2021 में, उत्तर कोने पश्चिम नियम। ठीक है भाई, कौन सा है, उत्तर और पश्चिम वाला है। ठीक है। एक होता है न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, एक कौन सा होता है, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, एक ये होता है आपका, एक होता है आपका उत्तर कोने नियम हो गया, एक न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि हो गई, और एक और तीसरा नियम होता है आपका बोगल सन्निकटन या फिर शास्त्री मेथड। ये लीस्ट कॉस्ट मेथड है, ये पेनल्टी मेथड है, पेनल्टी या फिर बोगल या फिर शास्त्री या फिर बोगल या फिर पेनल्टी मेथड।
और ये न्यूनतम लागत लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये नॉर्थ कॉर्नर रूल। ठीक है भाई, 3 विधियां होती है सुसंगत हल निकालने की। ठीक है भाई, अब सुसंगत हल निकालने के लिए हमें प्रारंभिक आधारी हल निकालना पड़ता है, और प्रारंभिक आधारी हल में आवंटनों की संख्या m प्लस n माइनस 1 के बराबर आती हैं। किसके बराबर? m प्लस n माइनस 1 के बराबर। ये केस होता है हमारा अनपभ्रष्टता वाले केस में, नॉन डिजनरेसी वाले केस में। अनपभ्रष्टता वाले केस में हमारे पास आवंटनों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर आती है? m प्लस n माइनस 1 के बराबर आती है। यदि अपभ्रष्टता उत्पन्न हो जाए तो उस केस में आवंटनों की संख्या वो कम हो जाती है m प्लस n माइनस 1 से। और तो देखिए, ये अनपभ्रष्टता वाले केस में आवंटनों की संख्या इतनी होगी, या फिर इसी को बोलते हैं भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या। जितने आवंटन दिए हैं वो ही भर जाएंगी, तो भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या, भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फंसता ही फंसता है। कोष्ठकाओं की संख्या m प्लस n माइनस 1 के बराबर होगी। अब मुझे बताओ, जब ये भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या हो गई तो हमें निकालनी पड़ती है रिक्त की। टोटल कितने चर थे? mn, टोटल कोष्ठका तो mn है, जिसमें से भर कितनी गई? m प्लस n माइनस 1। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो फैक्टर हो जाएंगे इसके m माइनस 1 और n माइनस 1। तो रिक्त कोष्ठकाओं की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाती है आपकी? m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 हो जाती है। तो रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या आपकी कितनी हो जाती है? बोलिए, m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 रिक्त कोष्ठकाओं की क्या हो जाती है? बोलिए, संख्या हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर हो जाता है, फिर अब यहाँ से क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ से एक चीज़ याद रखो, यदि m क्रॉस n परिवहन समस्या है तो प्रतिबंधों की संख्या m प्लस n, चरों की संख्या mn, ये तो होंगे चर और ये होंगे आपके पास प्रतिबंध यानी कि कांस्टेंट। ठीक है भाई, चरों की संख्या, प्रतिबंधों की संख्या। अनपभ्रष्टता वाले केस में प्रारंभिक आवंटनों की संख्या, भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या होगी m प्लस n माइनस 1, और रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या आती है m माइनस 1 इंटू n माइनस 1। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है, वो भी लेटेस्ट। अब हम क्या करते हैं कि हमें लेटेस्ट को पकड़ के चलना पड़ता है, और खासकर 2021 को, क्योंकि 2021 के अंदर आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो हमसे मोस्टली आने चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस हमारा रिपीट हो जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, और मोस्टली ग्रेजुएशन के तो काफ़ी रिपीट होते ही हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ से परिवहन समस्या में क्या आएगी? अपभ्रष्टता। अब अपभ्रष्टता कब आएगी? जब स्वतंत्र अपभ्रष्टता आ गई, भ्रष्ट हो गया तो आवंटनों की जो संख्या होगी वो m प्लस n माइनस 1 से क्या हो जाएगी? बोलो, कम हो जाती है। अधिक तो हो नहीं सकती, बराबर होगी नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाती है? बोलो, कम। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हो। एक परिवहन समस्या के सुसंगत हल रखने हेतु, कैसा हल? सुसंगत हल रखने हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह होगी कि मांग की संख्या उपलब्ध इकाइयों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सही बात है, जितनी मांग होगी उतनी उपलब्ध इकाइयां होनी चाहिए। उपलब्ध इकाइयों की संख्या बराबर हो जाएगी किसकी? बोलिए, मांग की संख्या के। तो थर्ड इसका आंसर हो जाता है। अब देखो, एलपीपी के क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों किसके हो गए? कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन हो गए, और दोनों ही परिवहन समस्या के हो गए। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन, लागत मैट्रिक्स CIJ एक नियतन समस्या का क्वेश्चन हो गया, और ये जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। सुसंगत हल वो भी कैसे हल की? ये हल जो है वो इष्टतम हल होता है कब? जब हमारे पास समेशन दोनों का जो CIJ और XIJ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, और यहाँ पर कैपिटल XIJ आता है। ये जो होगा वो कैपिटल में होगा। किस में होगा? कैपिटल XIJ का अस्तित्व इस प्रकार हो कि CIJ XIJ बराबर 0 होता है, तो इस केस में कैसा हल होता है? हमेशा एक इष्टतम हल होता है नियतन समस्या के केस में। अब देखो, इसने कहा है कि एक अनाधारी चर लेते हुए, चर जो है वो कैसा होगा? x3 को अनाधारी चर लेना है, x3 को अनाधारी चर लेना है, यानी x3 का मान क्या करना पड़ेगा? 0। तो x3 का मान 0 करना पड़ेगा, तो देखो सभी में x3 का मान 0 आ रहा है। अब x3 का मान 0 करना पड़ेगा, तो अनाधारी चर लिया है अपने कौन सा? x3।
अब x3 को अनाधारी चल लेते हुए तो x3 का मान 0 कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये x1 प्लस के 4x2 बराबर में 3, ये बचेगा आपके पास 5x1 प्लस के 2x2 और बराबर में कितना 4। ठीक है, अब इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि लास्ट वाले ऑप्शन को लूँ 5/9 और 11/18, तो यहाँ रखेंगे 5/9 तो ये हो गया 5/9। अब यहाँ से 11/18 करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में तो ये बच जाएगा 22/9। अब 22/9, 22 और 5 27, 27/9 और 27/9 कितना हो जाता है 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और यही दूसरे समीकरण को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। या फिर मैट्रिक्स विधि से फिर इसको आपको हल करना पड़ता, फिर मैट्रिक्स विधि से इसका हल निकालते तो x1 और x2 का मान ये आता, x3 का मान 0 होता। तो इस केस के अंदर हमारे पास सीधा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से भी हमारे पास दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कि ये अपभ्रष्ट है कि अनपभ्रष्ट है। यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि अपभ्रष्ट है कि अनपभ्रष्ट है, अपभ्रष्ट है कि अनभ्रष्ट है, यानी कि डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट है। ठीक है भाई, देखो जब हम मैट्रिक्स विधि के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, ax बराबर v होता है और x का अगर मान निकालते हो तो ये आता है a इनवर्स इंटू v, और a इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में कितना v, ये होता है हमेशा। अब ये होता है तो मुझे एक चीज बताओ, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो तभी संभव होता है जब ए वर्ग मैट्रिक्स हो, जब ए कैसी मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। मेरे जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे एलपीपी के, उनका शायद ही एक भी क्वेश्चन गलत हो, एनए का भी शायद ही एक ही क्वेश्चन गलत हो, रियल का भी शायद ही एक ही क्वेश्चन गलत हो, एब्स्ट्रैक्ट का भी एक भी गलत हो, जो पढ़ रखा है उनका एक भी गलत मुश्किल होगा। तो आप तो एक चीज़ याद रखो, ए वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखो यहाँ तो 3 तो चर हैं और 2 समीकरण है, तो वर्ग मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं। तो वर्ग मैट्रिक्स बनाने के लिए एक चर को तो 0 करना ही पड़ेगा, तो एक तो धर्म का 0 होता ही होता है। ठीक है भाई, जो आ ही रहा है। अब बचे हुए जो 2 चर हैं, अब 2 समीकरणों में परिवर्तित करने के बाद इनमें से किसी भी एक चर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब एक तो आएगा ही आएगा, इनमें से कोई चर 0 है क्या, नहीं है। अगर इनमें से कोई 0 नहीं है तो ये कैसा होगा, अनभ्रष्ट होगा। अगर इनमें से भी एक भी 0 आ जाता, इन दोनों में से एक भी 0 आ जाता तो फिर हो जाती अपभ्रष्टता वाली कंडीशन, तो फिर केस में अपभ्रष्ट हो जाता, फिर उस केस के अंदर एक कैसा हल हो जाता, अपभ्रष्ट। तो अब ये जो है वो कैसा है, अनभ्रष्ट। अभी तो आपसे केवल इसका हल पूछा था तो सीधे ऑप्शन में रखा और हमारे पास आंसर आ गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर बेस्ट के लिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 36, और 36 को कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं पहले आपका। अभी सभी के ऑथेंटिक प्रूफ देंगे भाई। क्वेश्चंस में जो डाउटेशंस हैं, जैसे क्वेश्चन आया अभी फर्स्ट ईयर 2022 में, तो इस क्वेश्चन में डाउटेशन है, पहले इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक प्रारंभिक सिंप्लेक्स तालिका भाग दी हुई है और फर्स्ट ग्रेड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन वहां पर है, रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल देता है एग्जामिनर, और कभी कभार तरीका भी वही रख देता है, क्वेश्चन भी वही रख देता है, और 2 नंबर हमको मिल जाते हैं। बाय द वे, अगर हमें चीज़ें रटी हुई हैं और थोड़ा सा भी एग्जामिनर घुमा दे तो हम घूम जाते हैं, जबकि हमें घूमना होता नहीं। हमें केवल क्वेश्चन को घुमाना होता है, घुमाते हुए आंसर निकालना होता है, और 2 नंबर लेने होते हैं। हमें हमेशा 2 नंबर लेने होंगे, नंबर देने नहीं होंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या तो वो हमारा सही जाना ही चाहिए, अगर वो हमारा सही नहीं जा रहा तो ये मान के चलो किसी का भी सही नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से उस टॉपिक को हमेशा प्रिपेयर करो। ठीक है भाई। अब जैसे कि एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या दे रखी है और इनमें से पूछा है, देखो सबसे पहले तो कैसा कथन, असत्य कथन। अब बच्चा हमसे एक ही बार कहता है बार बार, सर अगर सिंप्लेक्स विधि से क्वेश्चन आ गया तो हम उसे कैसे करेंगे। अगर सिंप्लेक्स विधि से एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसे ग्राफिकल विधि से ही हल करेंगे। जो ग्राफिकल की कंडीशन होंगी वही सिंप्लेक्स वाला फॉलो करेगा, हमेशा ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से हम निकालते हैं जेड जे माइनस सी जे, वो भी एग्जामिनर ने निकाल के दे रखा है। अगर हमारे पास समस्या किस में हो, मैक्सिमम में दे रखी हो, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, जेड जे माइनस सी जे सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा उसको चेक करते हैं। तो यानी कि किसी भी
एलपीपी के इष्टतम हल के लिए जेड जे माइनस सी जे वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ से जेड जे माइनस सी जे जो ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव मिल जाए तो वही प्रवेशी सदिश। तो देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, कॉलम नंबर कौन सा 2, अल्फा 2, कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, तो अल्फा 2 कैसा सदिश हो जाएगा, प्रवेशी। अब मान के चलो आपके घर के अंदर 3 कुर्सियां रखी हुई हैं और 3 व्यक्ति तुम पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब 3 व्यक्ति पहले से ही बैठे हुए हैं और चौथा व्यक्ति आ जाता है बाहर से। अब चौथा व्यक्ति बाहर से आ जाएगा तो एक को हटाएगा, लेकिन हटेगा कौन, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो जो चौथा व्यक्ति आता है वो सबसे कमज़ोर को हटाएगा, और कमज़ोर को हटाने के लिए यहाँ पर थीटा निकाला जाता है, और थीटा बराबर होता है मिनिमम एक्स वी आई अपॉन वाई आई जे। अब देखो लेकिन कौन सा कॉलम है, दूसरा, तो एक्स बी आई अपॉन वाई आई टू, और वाई आई टू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो बात तो हटा ही ना सके। अब देखो ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो इसको तो वैसे ही छोड़ रखा है, बना के दिए एग्जामिनर ने। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से 12 में भाग देंगे आप किसका, 4 का, 3 आएगा, और 10 में भाग देंगे आप 3 का, 10/3 आएगा। दोनों में मिनिमम कौन सा, ये है, तो कौन सी पंक्ति आई, दूसरी, और इसमें जो सदिश था वो कौन सा था, अल्फा 5 था। तो अल्फा 5 कैसा है, अपगामी है, अल्फा 5 निकलेगा और अल्फा 5 का स्थान कौन लेगा, अल्फा 2। जहाँ से प्रवेश किया वो प्रवेशी, जहाँ से निकला वो अपगामी। दोनों ने जहाँ काटा उसे कह देंगे हम की एलिमेंट। दोनों ने जहाँ काटा, ये पंक्ति सॉरी ये स्तंभ घुसा और ये पंक्ति निकली, दोनों ने कहाँ पे क्रॉस किया, 4 पर, तो 4 आपका कैसा एलिमेंट, की एलिमेंट। तो मुख्य अवयव 8 है, गलत है भैया, कौन सा, 4 है, तो पहले ही गलत है वो। चर x3 x4 और x5 के संगत सदिश एक तत्सम काव्य बनाते हैं, देख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये जो मैट्रिक्स बनी है आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 5 6, सही बात है। दूसरी अपगामी सदिश A5 या अल्फा 5 है, सही बात है। ये भी प्रवेशी सदिश A2 है यानी अल्फा 2 है, सही बात है। तो ये 3 सही है, पहला गलत है, तो हम आंसर कौन सा लगा के आते, वहां फर्स्ट लगा के आते, अगर टेबल बना के एग्जामिनर दे देता तो। अब जैसे कि वो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर अब आपको टेबल बना के नहीं दी है, क्या नहीं दी भाई, टेबल बना के नहीं दी। ये रहा क्वेश्चन, वही है, समस्या किस में दे रखी है, मिनिमम में। जब कोई भी समस्या मिनिमम में दे रखी हो तो उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। जब कोई भी समस्या अगर मिनिमम में दे रखी है तो उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करके हमेशा क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब मैक्सिमम में करके सॉल्व किया जाता है तो आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके लिए हम टेबल तो बना नहीं सकते, 2.5 घंटे का पेपर है, क्वेश्चन को हमें जल्दी करना होगा, तो मिनिमम को हमेशा किस में बदलते हो, मैक्सिमम में बदलते हो। और मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी जड़ दे रखा है उसमें माइनस से गुणा कर देते हैं, और माइनस से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा माइनस का x1, ये हो जाएगा प्लस के 3x2, और ये हो जाता है माइनस के 2x3। ठीक है भाई। अब नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि नीचे हमें निकालना पड़ता है जेड जे माइनस सी जे। क्या निकालना पड़ता है, जेड जे माइनस सी जे। ठीक है भाई, हमेशा। ठीक है, इधर v के एलिमेंट लिख दो। v के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 7 12 और 10, बस 7 12 और 10। ठीक है, ऊपर हमारे पास कॉस्ट आती है cj, और कॉस्ट कितनी आई है, माइनस का 1 3 और ये माइनस के 2। नीचे जेड जे माइनस सी जे निकाला जाता है तो इनका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो इसको लिखा जाता है, 0 आएगा और 0 में से इसको घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाता है और ये प्लस का 2 हो जाता है। हमेशा इतना याद रखेंगे कि जो ऊपर दे रखा है अगर मैक्सिमम में दे रखा होता तो इनके आगे सीधा ही माइनस लगा देते। अब पहले इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट किया, फिर इसको उल्टा घटाते ना, सीजे घटता है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का। अब प्लस का हो जाएगा तो यहाँ से सीधा पता चल जाएगा कि ये प्रवेशी हो गया, ये प्रवेशी हो गया, यानी कि अल्फा 2। कौन सा प्रवेशी हो गया, अल्फा 2 प्रवेशी हो गया, यानी कि दूसरा स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ के अवयवों को लिख देते हैं हम सीधे यहाँ से। दूसरे स्तंभ का अवयव यहाँ पर कितना है बोलो, माइनस का 1।
दूसरे स्तंभ का अवयव यहाँ पर कितना है, प्लस का 4, और यहाँ से कितना है, 3 है, 3 लिख दिया। ठीक है भाई। अब यानी कि ये प्रवेश हुआ तो यहाँ से हमें निकालने वाला और पता चलना पड़ता है। थीटा के लिए अब केवल हम इनका डिवाइड करते हैं इनमें, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका कभी भी डिवाइड करेंगे नहीं। तो 12 में देंगे 4 का डिवाइड, ये आ जाएगा 3, और 10 में देंगे 3 का डिवाइड, ये आ जाता है 3 पॉइंट। तो सबसे मिनिमम कौन सा ये है, तो ये निकलेगा, यानी कि ये कौन से पे आया था, अल्फा 5 पर, तो अल्फा 5 निकलेगा, अल्फा 2 प्रवेश करेगा, और दोनों जहाँ काट रहे हैं वही कौन सा एलिमेंट हो गया हमारे पास, की एलिमेंट। वही क्वेश्चन है, वहाँ पर टेबल बना के दे दी थी, यहाँ पर बिना टेबल बना के दिया है। अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को मैक्सिमम में ही दे देता, किस में दे देता, मैक्सिमम में, मैक्सिमम में दे देता तो इसी प्रकार ये रहते, और इसी प्रकार रहते तो इनके आगे फिर नेगेटिव लगा देते, तो फिर प्रवेशी पता कर लेते और उनका डिवाइड भी में देकर अपगामी पता कर लेते। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी बताया था मैंने, ये भी कॉलेज लेक्चर 2021 का क्वेश्चन है। सूत्रीकरण को प्रदर्शित करता है, एम सूत्र और गंतव्य स्थान है, तो द्वैती रैखिक प्रोग्राम समस्या में होंगे। तो देखिए द्वैती की बात करते हैं, ड्युअलिटी की, ड्युअलिटी यानी कि द्वैती। ठीक है भाई, द्वैती की कुछ शर्तें होती हैं भाई। सबसे पहले एक आद समस्या होती है, प्राइमर प्रॉब्लम, आद समस्या, प्राइमल प्रॉब्लम, और इधर होती है हमारे पास कौन सी समस्या, बोलो, द्वैती समस्या यानी कि डुअल प्रॉब्लम। ठीक है। अब आद समस्या की शर्त ये होती है कि भाई समस्या अगर हमारी मैक्सिमम में है, समस्या किस में है, मैक्सिमम में है, तो प्रतिबंध जो आएंगे वो लेस देन में आएंगे, उल्टा आएगा, है ना। प्रतिबंध जो आएंगे AX वो किस में आएंगे, लेस देन में आएंगे। ठीक है। और X क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है। अब इसकी जब द्वैती बनाई जाती है तो ये बनती है मिनिमम में, और यहाँ हो जाता है B और C आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ C पंक्ति सदस्य और B स्तंभ में, तो रिप्लेस करेंगे तो फिर यहाँ हो जाता है B का ट्रांसपोज। अब जितने चर यूज किए यहाँ W लगा देते हैं, और ये कि पंक्ति स्तंभ में बदल जाती हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास कितना, ATW। और चूंकि अब मिनिमम में तो प्रतिबंध किस में आएंगे, ग्रेटर देन में, और क्या हो जाता है CT, और यहाँ से W क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। अभी फर्स्ट ईयर 2022 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर आद को आप मैक्सिमम में ले रहे हो तो सभी प्रतिबंधों को लेस देन में बनाओ, अगर कोई प्रतिबंध लेस देन में नहीं है तो -1 से गुणा करो, अगर समीकरण दे रखे हैं तो उनको असमीकाओं में तोड़ो, फिर -1 से गुणा करके लेस देन में बनाओ। बनाने के बाद C और B आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, A की जितनी भी पंक्तियां वो स्तंभों में परिवर्तित हो जाएंगी, और W का कोई नया चर W यूज करके हम यहाँ से आसानी से द्वैता को लिख सकते हैं। अब द्वैता की शर्त ये होती है कि इसमें जो चरों की संख्या है, इसमें जो चरों की संख्या है दूसरे में प्रतिबंधों की संख्या में बदल जाती है। चरों की संख्या किसकी संख्या में, प्रतिबंधों की संख्या में, और इसमें जो प्रतिबंधों की संख्या है वो चरों की संख्या में बदल जाती है। उल्टा हो जाता है भाई, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएंगे और स्तंभ पंक्ति में, वो बदल जाएगी चरों की संख्या में। चरों की संख्या प्रतिबंधों की संख्या में, और प्रतिबंधों की संख्या चरों की संख्या में। मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाता है मिनिमम में, लेस देन कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन में। ठीक है भाई, दो चीज। अगर इस वाली समस्या का इष्टतमल विद्यमान है तो इसका भी इष्टतमल विद्यमान होगा, अगर द्वैती का इष्टतमल विद्यमान है तो इसकी प्राइमल का भी इष्टतमल विद्यमान होगा। ठीक है भाई। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिवहन समस्या दे रखी है। अब देखो कितने सूत्र हैं, M सूत्र हैं और N गंतव्य स्थान है, तो बोलो इसमें चर कितने होंगे, चर तो हो जाएंगे Mn, और प्रतिबंध कितने होंगे, प्रतिबंध यानी कि कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ में, टोटल M पंक्ति और N स्तंभ में, तो प्रतिबंध कितने हो जाते हैं M + N। लेकिन अब बना रहे हो इसकी द्वैती, क्या बना रहे हो आप, इसकी द्वैती। अब द्वैती के अंदर क्या हो जाएगा, बोलो, प्रतिबंध चरों में और चर प्रतिबंधों में। तो देखिए अब चर कितने हो जाएंगे, फिर अब आपके चर हो जाएंगे अब आपके M + N, और प्रतिबंध कितने हो जाएंगे अब आपके Mn, प्रतिबंध कितने हो जाएंगे अब आपके Mn। चरों की संख्या प्रतिबंधों में और प्रतिबंधों की संख्या चरों में परिवर्तित हो जाती है। तो देखो यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा, तो अब हमारे पास राशियाँ कितनी हो जाएंगी M + N, और प्रतिबंध कितने हो जाएंगे अब हमारे पास Mn हो जाते हैं। प्रतिबंध कितने हो जाएंगे Mn, और चर हो जाएंगे
एन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते नेक्स्ट फोर वेस्ट के लिए आगे की ओर। एन कर्मी और एन कार्य हैं, नियत किए जाने विभिन्न संभावित विधियां, जबकि एक कर्मी एक ही कार्य कर सकता है। मान के चलो एक रूम होता, उस रूम के अंदर 10 गिफ्ट होते। कितने गिफ्ट? 10। और तुम 10 ही व्यक्ति हैं, और मैं कहूँ कि एक व्यक्ति केवल एक गिफ्ट उठा सके। अब मैं एक व्यक्ति भेजूँ, मैं जा रूम के अंदर और अपना गिफ्ट चुन के लेके आ, तो वो रूम के अंदर जाएगा और जाने के बाद उसके पास कितनी चॉइस हैं? 10। उके को या गिफ्ट लाऊं कि या गिफ्ट लाऊं कि या गिफ्ट लाऊं कि या गिफ्ट लाऊं कि या गिफ्ट लाऊं, तो पहले वाले व्यक्ति के पास कितनी चॉइस हैं? एन। ठीक है, अब वो पहला व्यक्ति तो गिफ्ट ले आया, अब कितने गिफ्ट बचे? 9। व्यक्ति भी कितने बचे? 9। अब दूसरे व्यक्ति भेजें तो बाकी पास कितनी चॉइस है? 9, यानी कि n-1। ठीक है, ऐसे ही करते करते जाएंगे, लास्ट वाले व्यक्ति के पास कितनी चॉइस बचेगी? 1। तो टोटल तरीका कितने ऐसा क्या? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n प्रकार से नियत किए जा सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर 18/3/2021 का क्या है? ये भी क्वेश्चन है, आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ। ठीक है भाई, नियतन समस्या। अब चूंकि एलपीपी पढ़ रहे हैं हम, कौन सी पढ़ रहे हैं? एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। अब जितनी भी मेथड पढ़ रहे हैं वो सब एलपीपी हैं, और एलपीपी को, सभी एलपीपी को हम किससे हल कर सकते हैं? बोलो, सिंप्लेक्स विधि से कर सकते हैं। अब सिंप्लेक्स विधि से हल कर सकते हैं, चूंकि परिवहन समस्या जो होती है, परिवहन मैंने आपको अभी बताई थी, और नियतन समस्या जो होती है वो एक विशेष प्रकार की कैसी समस्या होती है? परिवहन। अब चूंकि ये दोनों ही कैसी हैं, फिर एलपीपी भी हैं, एलपीपी भी हैं, तो इनको किससे भी हल किया जा सकता है? सिंप्लेक्स से। अब चूंकि ये नियतन है, नियतन समस्या एक विशेष प्रकार की परिवहन समस्या है, तो नियतन को परिवहन की विधियों से भी क्या किया जा सकता है? हल किया जा सकता है। तो नियतन समस्या हल की जा सकती है सिंप्लेक्स विधि द्वारा, परिवहन विधि द्वारा, तो सिंप्लेक्स से भी की जा सकती है और परिवहन की विधियों द्वारा भी। तो यानी कि थर्ड नंबर का हम इसमें क्या लगा देंगे? ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड दोनों। ठीक है भाई, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, सेकंड करना। ठीक है भाई, ये भी कॉलेज लेक्चरर 21 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में आधारी सुसंगतल अभ्रष्ट आधारी सुसंगतल कहलाता है। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे तो चांसेस कम बनते हैं। अगर आधारी सुसंगतल अभ्रष्ट आधारी सुसंगतल कहलाता है, तो कम से कम एक आधारी चर का मान क्या होना चाहिए? 0। तो कम से कम एक आधारी चर का मान क्या होना चाहिए? 0। यदि किसी आधारी चर का मान 0 ना हो, तो न्यूनतम अनुपात भी कैसा होना चाहिए? न्यूनतम अनुपात भी क्या नहीं हो? अद्वितीय ना हो। तो ये दोनों ही फिर हमें आंसर लगाने पड़ते। बट ऐसा केस अगर हमारे पास आता नहीं है एग्जाम पेपर के अंदर, अगर आता तो वैसे मोस्टली 1 ही आंसर होता। कम से कम एक आधारी चर का मान क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि अभी तक हमारे पास आया हुआ है। तो अगर ऐसा केस आता है तो फिर आप दोनों वाला केस लगा देना, ये जो अनुपात है वो कैसा ना हो? अद्वितीय ना हो। लेकिन सेकंड नंबर का ऑप्शन आपके पेपर में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप बीएससी तक पढ़ के आते हो और एग्जामिनर को पता है कि बीएससी की किताबों से ही पेपर बनाना है, तो बीएससी की किताबों से ही वो पेपर बनाएंगे, तो वही ऑप्शन मिलेगा केवल आपको 1। ठीक है भाई, तो इस वाले केस के अंदर अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, ये एसीएफ 2022 का क्वेश्चन है। एसीएफ 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी 2021 का। रैखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए अद्वितीय हल है, तो सबसे पहले हम ग्राफ के द्वारा हल करते हैं। अब x अक्ष पर y बराबर 0 तो x बराबर 2, और y अक्ष पर x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो ये 2 2 पर काटेगा, 2 0, और यहाँ पर काट रहा है आपका कहाँ पर? 0 और 2 पर। ठीक है, अब दूसरा है x अक्ष पर y बराबर 1, सॉरी x अक्ष पर y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1, ऐसे ही y बराबर भी कितना आएगा? 1, तो ये 1 1 पर काट रहा है, 1 0 और 0 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, यानी कि ये लेस देन वाला हो गया, और ये कह रहा है कि इससे बड़ी हो तो ग्रेटर देन वाला हो गया। अब दोनों में बोलो कोई कॉमन क्षेत्र मिला है क्या? दोनों में कोई भी कॉमन क्षेत्र आपको नहीं मिला। ये कह रहा है नीचे की तरफ जाओ, ये कह रहा है ऊपर की तरफ जाओ, दोनों में कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र मिला क्या? नहीं मिला। जब कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र ही नहीं मिला, तो ये कह रहा है इसका अद्वितीय हल है, अनंत हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये एसीएफ का क्वेश्चन था। अभी मैं एसीएफ के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एसीएफ का पेपर भी ओपन करूंगा यहाँ बोर्ड पर ही, और उसमें 7-8 क्वेश्चन आए थे, और इनमें से एक क्वेश्चन अभी आपका फर्स्ट ग्रेड में सीधा रिपीट हुआ 2022 में।
जिसके अंदर कुछ कोचिंग वालों ने अलग माना है, हमने अलग माना है। बच्चे बार बार हमें भी परेशान कर रहे थे कि सर इस एलपीपी का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या माने, इसमें ये है, इसका आंसर क्या माने। तो इस कारण मुझे ये क्वेश्चंस की पीडीएफ लेकर बोर्ड पर आना पड़ा। ठीक है, इससे अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो आरपीएससी मानेगी, जो हम मानेंगे, वही आप आंसर करके आना। ठीक है, सिलेक्शन हो ना हो बात की बात है, पर आंसर आप यही करके जाएंगे जो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, एन चरों में एम समीकरण, और वैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नेगेटिव मत सोचना, 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपने मेहनत की है तो कोई आपके सिलेक्शन को रोकेगा नहीं। मेहनत भी ना की है तब भी हो जाता है, वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। भगवान को खुश रखो, घर वाले को खुश रखो, और तुम खुश रहो। एन चरों में एम समीकरण है, निकाय दे रखी है कि एक आधारी हल है, इनमें से कौन सा सत्य है। अब देखो, एन चरों में एम समीकरण है, वही वाला केस अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि ax बराबर v होता है। अब a का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। ठीक है, m पंक्ति है और n स्तंभ है। ठीक है, और यहां से m पंक्ति है और n स्तंभ है, और n की वैल्यू m से बड़ी है। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है a इनवर्स v से, और a इनवर्स v के लिए मैंने अभी आपको बताया एडजेंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। अब ये तभी संभव है जब a वर्ग मैट्रिक्स हो। a कैसी मैट्रिक्स हो? वर्ग मैट्रिक्स हो। a जो मैट्रिक्स है वो बोलो कैसी मैट्रिक्स हो? वर्ग मैट्रिक्स हो। a वर्ग मैट्रिक्स हो तथा डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब वर्ग मैट्रिक्स बनानी है। अब इसमें m पंक्ति है, n चर हैं, चर ज़्यादा हैं, पंक्ति कम है, तो यानी पंक्तियों के बराबर चरों की संख्या भी आनी चाहिए, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए। जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए तो इसमें से कितने चरों को जीरो करना पड़ेगा? n में से m चर जीरो कर दिए। n माइनस m चर तो धर्म के जीरो होंगे ही होंगे। क्या करने पड़ेंगे? n माइनस m चर तो क्या होंगे? शून्य होंगे। अब n माइनस m चर तो शून्य हो गए, अब कितने चर बचे? m, और m हमारे पास कैसे चर होंगे? अशून्य चर होंगे। m कैसे चर होंगे? अशून्य चर होंगे। m कैसे चर होंगे? अशून्य चर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास m कितने चर हो जाएंगे? अशून्य चर हो जाते हैं। तो n माइनस m चर तो शून्य हो जाएंगे, और m चर आपके कैसे हो जाते हैं? अशून्य हो जाते हैं। ACF 2021 का क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है भाई, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के नियंत्रीकरण हेतु, अब चूंकि भाई देखो कोई भी समस्या अगर आपकी नियंत्रीकरण में दे रखी है तो हम उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, और मैक्सिमम में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो ZJ माइनस CJ का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम में कन्वर्ट करके मैंने उसे सॉल्व किया है, वापस उसे मिनिमम में कन्वर्ट करूं तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो ZJ माइनस CJ क्या आना चाहिए? लेस देन इक्वल 0 आना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें तो ACF जो 2021 का पेपर हुआ है उनकी आंसर की में जो आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की थी तो वहां पर लेस देन इक्वल 0 माना था। लेकिन किसी भी रैखिक प्रोग्राम समस्या के लिए ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। यदि मिनिमम में कोई समस्या दे रखी है तो उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम से अगर शुरुआत में मिनिमम में बनाते हैं तो फिर से हमें किससे गुणा करना पड़ता है? माइनस से गुणा करना पड़ता है, और माइनस से गुणा करके हम उसे फिर से सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि ACF का क्वेश्चन था, और ACF के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका सीधे ही, और ACF के पेपर में सीधा आपसे ये पूछा गया था, तो इस कारण ये क्या नहीं होना चाहिए भाई? गलत नहीं होना चाहिए। अब ये गलत नहीं होना चाहिए तो फिर भी हम ACF के पेपर को खोल लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ACF में हमारे पास कितने क्वेश्चन आए थे, और वो हमारे क्या नहीं होने चाहिए भाई? गलत नहीं होने चाहिए ACF के पेपर वाले क्वेश्चंस। तो देखिए ACF का पेपर ये रहा। अब देखो ACF का पेपर ये रहा आपका 5.05 MB का। अब वो 24 पेज का पेपर था और 1 पेज की आंसर की है। ठीक है, ACF का पेपर भी ओपन कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चंस पे भी चर्चा कर लेंगे उसकी 2021 में जो हुआ था। अब देखो पेज नंबर ओपन करता हूं मैं इसका, थोड़ा सा आगे चल के। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 54 ले रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया है। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, दिखाई दे जाए तो अच्छी बात है, नहीं दे तो थोड़ा सा सुनना।
एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या दे रखी है आपकी, न्यूनतीकरण, कैसा करण, न्यूनतीकरण हेतु आधारी सुसंगत हल के इष्टतम होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि सभी जे के लिए जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0 होना चाहिए। सभी जे के लिए जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया ही था, ये सब एनी के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। और ये अभी मैंने आपको बताया, ये वाला एसीएफ का क्वेश्चन था, एन चरों में एम समीकरण दे रखे हैं, तो यथार्थ एन माइनस एम चर तो शून्य होंगे और एम चर क्या होंगे, अशून्य। तो इसमें फर्स्ट आंसर है, वहाँ पर ऑप्शन बदले हुए हैं तो पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर के कोड पे डिपेंड करता है। तो सभी में आंसर जो होते हैं वो इधर उधर निकल के आते हैं, सभी में जो आंसर हैं वो आपके कहाँ निकल के आते हैं, इधर उधर। अब जैसे कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या में देती का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, एसीएफ में भी आया है। अब देखो ये सी एक्स दे रखा है, अधिकतम में है, अधिकतम में है तो इसकी जो देती है वो न्यूनतम में बनेगी। अब देखो दो तो अधिकतम में ही बना रखे हैं, वो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अब ये हो जाता है बी टी डब्ल्यू, तो ये बी टी डब्ल्यू यानी कि बी और सी रिप्लेस हो जाएंगे बी टी डब्ल्यू, और ये लेस देन में तो प्रतिबंध किस में हो जाएंगे, ग्रेटर देन में। तो बी टी डब्ल्यू ए टी डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल सी टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिले थे। अभी देखो 48 का क्वेश्चन था, अधिकतम में दे रखी है समस्या, इसका हल पूछा, सुसंगत हल होगा, कोई सुसंगत हल नहीं होगा, इष्टतम हल होगा, अपरिबद्ध हल होगा। अभी जैसे कि इसकी अगर हम चर्चा करें, अभी वहाँ भी आ जाएगा। अब जैसे कि एक्स अक्ष पर पॉइंट निकालते हो तो 1 आएगा, और वाई अक्ष पर पॉइंट निकालते हो तो 2 आएगा, 0 और 2। अब लाइन ड्रॉ की, ये लाइन आ गई, लेस देन इक्वल है तो अंदर की तरफ क्षेत्र। अब देखो एक्स अक्ष पर 3 चौक 12, 4 आएगा, वाई अक्ष पर निकालोगे तो 4 तिया 12, 3 आएगा, तो 0 3 हो गया। अब इनको मिलाई लाइन, ये आ गया हमारे पास। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन, तो ये कह रहा है बाहर की तरफ जाओ, ये कह रहा है अंदर की तरफ जाओ, वैसा ही क्वेश्चन है। अब इन दोनों को कोई कॉमन क्षेत्र है क्या, नहीं है, तो ये कह रहा सुसंगत हल है क्या, नहीं है, कोई सुसंगत हल नहीं है, इष्टतम हल है क्या, नहीं है, अपरिबद्ध हल है क्या, नहीं है, क्योंकि कॉमन ही क्षेत्र नहीं निकल रहा, तो इसका कोई सुसंगत हल नहीं है। 48 का आंसर याद रख लो क्या है, 2। अभी मैं आंसर की भी दिखाऊंगा इसकी, क्योंकि हम इसी के आधार पर आंसर लगा सकते हैं जो इनके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का इष्टतम हल सुसंगत हल है, कि इष्टतम हल वह सुसंगत हल होता है जिसके लिए, भाई इष्टतम हल निकाल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि मिनिमम में ही निकले, मैक्सिमम में भी निकल सकता है, जरूरी थोड़ी ना मैक्सिमम में ही निकले, मिनिमम में भी निकल सकता है। तो उद्देश्य फलन या तो उच्चतम में हो या फिर कैसा हो, न्यूनतम हो। ये कह रहा है ना तो उच्चतम में हो ना ही न्यूनतम में हो, तो ये गलत हो गया। ये कह रहा है उद्देश्य फलन केवल न्यूनतम में होता है, कोई जरूरी नहीं है, अधिकतम में भी हो सकता है। उद्देश्य फलन केवल उच्चतम में होता है, गलत है। उद्देश्य फलन या तो उच्चतम में हो सकता है या फिर किस में हो सकता है, न्यूनतम में हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा फिर हमारे पास कौन सा हो जाता है, बोलो, थर्ड इसका आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो जैसे कि मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए, इसके क्वेश्चन कराने के बाद अब मैं इसकी आपको आंसर की दिखा देता हूं एक बार। अब इसकी आंसर की आप देख लेंगे एक बार तो आपको सीधा बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ सर, इसके जो आंसर बताएं आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बताए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो इसकी आंसर की हम आपको दिखा देते हैं जस्ट, क्योंकि फिर आपके माइंड के अंदर बना रहेगा कि सर इस कोचिंग ने ये आंसर माना है, इस कोचिंग ने ये आंसर माना है। हम आपसे कहेंगे कि भाई आरपीएससी ने क्या माना है। एसीएफ के पेपर की आंसर की है, ये देख लो भाई, एग्जाम डेट 19/2/2021, फाइनल आंसर की है। नेम एग्जाम है इसका एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, और एग्जाम 2018 मैथमेटिक्स की। अब 54 का आंसर देख लो, फिर कहीं कंफ्यूज हो बार बार और हमें भी परेशान करो, तो इस हिसाब से आरपीएससी ने जो माना उसका आंसर वही लगाएंगे। तो देखो 54 का जो आंसर है आरपीएससी ने कितना माना है, 3 माना है। कितना माना है, 3 माना है। तो 3 माना है तो देखिए यहाँ से इसका आंसर भी हम कितना मानेंगे, जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0। अभी फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों का भी कॉल आया था मेरे पास, कुछ बच्चों का, कि सर आपने एलपीपी जब पढ़ाई थी उसमें जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0 माना है, अदर कोचिंग ग्रेटर देन इक्वल 0 दे रही हैं। अब हो सकता है भाई वो पॉसिबिलिटी है, बट आरपीएससी ने जो माना हमने तो वही आंसर बताया है आपको, और वही आंसर आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा पीछे की ओर, इससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया था, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया।
अब इस क्वेश्चन पे चल रहे थे, ठीक है भाई। परिवहन का एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां से एक आधारित सुसंगत हल निकालने के लिए 3 विधियों का उपयोग करते हो, उत्तर कोणीय पश्चिम नियम, बोगल सन्निकटन विधि, और तीसरी विधि होती है न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि। इनके द्वारा सुसंगत हल निकला है, इष्टतम नहीं निकला। इष्टतम केवल एक हल होता है, सुसंगत कई हो सकते हैं। अब सुसंगत हल का परीक्षण, सुसंगत हल तो निकल गया, अब हमें इष्टतम हल का परीक्षण करना होता है। यदि एक आधारित सुसंगत हल में m+n-1 स्वतंत्र धनात्मक नियतन हो तो देखो स्वेच्छ, स्वेच्छ शब्द न पढ़े करो, स्वेच्छ अपनी मर्जी थे। कौन की मर्जी थे? तुम्हारी मर्जी थे। कौन की मर्जी से? आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं, स्वेच्छ अपनी मर्जी से। ui और bj बनामे, और सभी कौन सी कोष्ठकांतें बनामे? भरी हुई कोष्ठकांतें। भरी हुई कोष्ठकाओं से आप ui और bj बनाते हो, और बनाने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करते हो Cij बराबर ui प्लस bj। भरी हुई कोष्ठकाएं बनाने के बाद फिर डेल्टा ij या फिर dij का मान का निर्धारण किया जाता है। डेल्टा ij या dij के मान का निर्धारण किया जाता है। मैंने जब एलपीपी पढ़ाया था तो इसका इष्टतम हल भी निकाल के बताया था। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था, उसका हल 1990, 1970, 1970 आता था, जबकि इष्टतम हल 1960 है। जैसे कोई कंपनी में कोई भी व्यापारी वर्क कर रहा है, वो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 1990 रुपया में पहुंचावे, दूसरा आ जाए वो पहुंचाता 1970 में, तीसरा आ जाए वो भी 1970 में, लेकिन चौथा पहुंच जाए वो कि मैं 1960 रुपया में ही पहुंचा दूंगा, तो तुम कौन को देंगे? 1960 वाले को देंगे कि सबसे कम में तो ये पहुंचा सकता है, लेकिन कोई और भी आना चाहे तो 1960 से कम नहीं कर सकता, तो 1960 उसका कैसा हल हो गया? इष्टतम हल हो गया। अब देखो इसके लिए क्या है, खाली कोष्ठकाओं से, सॉरी भरी हुई कोष्ठकाओं से तो ui और bj बनाया, और भरी हुई कोष्ठकाओं से बनाने के बाद और रिक्त कोष्ठकाओं के लिए, कौन सी कोष्ठकाओं के लिए? ये चीज याद रखनी है, पूछ सकता है कि भरी हुई कोष्ठकाओं से तो ui और bj बनाती हैं इष्टतम हल के लिए, और जो dij के मान की गणना की जाती है वो भरी कोष्ठका के लिए की जाए कि रिक्त के? तो dij के मान की जो गणना है वो रिक्त कोष्ठकाओं के लिए की जाती है। कौन सी कोष्ठकाओं के लिए? रिक्त कोष्ठकाओं के लिए की जाती है, और dij का मान निकाला जाता है Cij माइनस ui प्लस bj। तो 2 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो एक में 1/2 लगा लेना, दोनों सेम हो जाते हैं, तो Cij माइनस ui प्लस bj। अब ये जो dij के मान का निर्धारण किया जाएगा वो कौन सी कोष्ठकाओं के लिए किया जाता है? रिक्त कोष्ठकाओं के लिए किया जाता है, और यहीं से इष्टतम हल का परीक्षण होता है। यदि समस्त dij का मान, यहां से शर्त भी लिख सकते हो, यदि सभी dij का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाता है, या ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो इस केस में इष्टतम हल होगा। कैसा होगा? इष्टतम, लेकिन कैसा होगा? यूनिक होगा, यानी अद्वितीय इष्टतम हल होगा, ठीक है। अगर इनमें से dij पॉजिटिव तो हो, लेकिन एक कम से कम 0 आ जाए, एक यानी बराबर और आ गया, तो यानी कि इष्टतम तो होगा लेकिन अद्वितीय इष्टतम नहीं होगा। अद्वितीय इष्टतम नहीं, मतलब इष्टतम तो है इष्टतम हल, लेकिन अद्वितीय नहीं होगा, यानी कि विकल्प विद्यमान होगा। यानी कि क्या होगा? इसका एक विकल्प विद्यमान होगा। अब मान के चलो कभी कभार कंपनी में क्या होता है कि वो कह दे कि भैया मैं ना काम कर रहा हूँ, वो 50 रुपया ले रहा है काम करवे की, बातें मत दो कोई कर ना सके। दूसरा व्यक्ति, उसके पास विकल्प है कि दूसरा व्यक्ति है वो भी 50 ही लेता है, तो विकल्प भी होना चाहिए। लेकिन इनमें से एक भी dij नेगेटिव आ जाता, अगर dij एक भी कैसा आ जाता? नेगेटिव, तब इस केस में ये जो हल होता वो कैसा नहीं होता? इष्टतम नहीं होता। अगर यहाँ से भी शर्त पूछी जा सकती हैं तो यहाँ की शर्त भी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगर dij सब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ही है, धनात्मक ही है, तो इष्टतम होगा और अद्वितीय होगा। अगर dij का मान पॉजिटिव है और किसके बराबर है बोलो? कम से कम 1 0 के बराबर है, तो अद्वितीय नहीं होगा, यानी विकल्प विद्यमान होगा, इष्टतम तो होगा ही होगा। लेकिन नेगेटिव आ जाए तो इष्टतम आपका नहीं होता है। और dij या डेल्टा ij के मान का निर्धारण हम कौन सी कोष्ठकाओं के लिए करते हैं? रिक्त कोष्ठकाओं के लिए करते हैं। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 का क्वेश्चन है। सुसंगत हलों का, सुसंगत हल आपने निकाले हैं, अम्मुख समुच्चय है, और सुसंगत हलों का समुच्चय हमेशा एक अम्मुख समुच्चय होता है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, अम्मुख समुच्चय है। अब इसके बाद रिक्त स्थान के लिए निम्न विकल्पों में से एक उचित चुनिए। तो
चरम बिंदु एक चरम हल देता है, चरम बिंदु एक चरम हल यानी कि इष्टतम हल, इनमें से एक इष्टतम हल मिलता है। अब इष्टतम हल मिलता है, जब अब इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो हल ये परिबद्ध निकल के आते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो कम से कम एक, सभी, कोई एक, तो कम से कम एक, ये कह रहा है कम से कम दो, ये कह रहा है कोई एक, कोई कह रहा है सभी, तो कम से कम एक जो है इसका इष्टतम हल देता है। तो कम से कम एक इसका कैसा हल देता है, इष्टतम हल देता है। द्विरैखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए प्रतिबंध दे रखे हैं, इष्टतम हल ज्ञात करने के लिए x1 और x2 के मान होंगे। अब चूंकि हमारे पास जो समीकरणों की संख्या है वो कितनी है, बोलिए 2 है। अब यहाँ से हमारे पास जो समीकरणों की संख्या है बोलिए वो कितनी है, 2 है। अब समीकरणों की संख्या 2 है तो 2 तो x अक्ष पर पॉइंट निकलेंगे, मतलब एक x1 अक्ष पर और एक x2 अक्ष पर, और एक इनका प्रतिच्छेदन निकलेगा। अब हम क्या करते हैं कि बच्चा पूछता है कि सर इनमें से नन ऑफ दीज का भी तो ऑप्शन दे रखा है, उसे करें या नहीं करें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, और ग्राफ भी नहीं बनाते हो तो सीधे पॉइंट रखकर देख लो, और सीधे पॉइंट रखकर देख लो। तो देखिए हमारे पास पॉइंट रखकर देखते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए। देखो x1 अक्ष पर ये जब काटेगा, वो काटेगा कहाँ पर, एक पॉइंट तो यहाँ आएगा, 40 पे काट रहा है, 40 और 0, ये 16 पर काटेगा, 0 और 16, ठीक है भाई। एक लाइन तो ये हो गई, लेस देन है तो अंदर की तरफ। दूसरा काट रहा है 20 पर और वो भी काट रहा है 20 पर, तो ये आएगा 20 और ये भी जाएगा 20, ठीक है। अब 3 ही पॉइंट निकलेंगे, 2 तो ये निकल रहे हैं, एक तो 0 16 निकल रहा है और ये भी लेस देन, तो ये कटान पॉइंट आ गए। अब एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है। समस्या हमारी किस में दे रखी है, मैक्सिमम में दे रखी है। अब 0 0 पे तो होगा नहीं, तो एक पॉइंट तो ये आ गया, क्या आ गया बोलो, 20 और 16, 20 और 0, एक तो ये हो सकता है, एक 0 और 16। अब इन दोनों का कटाइन पॉइंट जो है 20/3 और 40/3, हम सॉल्व नहीं करते, इसको ऑप्शन में रख के देख लेते हैं। तो 20/3 रखा तो ये कितना आ गया, 40/3, और यहाँ रखा 20 पंज 100, सॉरी 40 पंजे 200, 200/3, 200, 240/3 और 240/3 यानी कि 80 आ गया, तो ये सेटिस्फाई। तो 3 ही पॉइंट निकलते हैं। अब 3 पॉइंट निकलते हैं तो इन तीनों पॉइंटों पे से किस पे जेड का मान अधिकतम आता है। जब इस पे रखते हो ना आप, इस पे यहीं की यहीं रख लिया करो जेड का मान। जब इस पे रखेंगे आप जेड का मान तो देखिए बोलिए कितना आता है, जेड का मान 0.1 x1 है, तो यानी कि 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, तो ये हो जाएगा -2, -2 हो गया, ठीक है भाई। अब ये हो गया -2। दूसरा अगर हम इस पे रख के देखते हैं 0 और 16 पर, जेड बराबर 0 और 16, 16 80, ये हो गया 0 और 16 80 यानी कि ये हो गया 8, ठीक है। अब तीसरा है 20/3 और 40/3 पर रख के देख लो तो ये हो जाएगा -2/3 जेड बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास 200 यानी कि 20/3, और 20/3 -2/3 यानी 18/3 यानी कि 6। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। किस पे आ रहा है, 0 और 16 पर आ रहा है। तो 0 और 16 हम ये क्या लगा देंगे, यहाँ पर आंसर लगा देते हैं, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। M×N परिवहन समस्या में अनअपभ्रष्ट, अपभ्रष्टता नहीं है, अनअपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल में अरिक्त कोष्ठकों की संख्या, अरिक्त, रिक्त नहीं पूछा, अरिक्त शब्दों को सुना करो। रिक्त की संख्या होती है m-1 n-1, m-1 इंटू n-1। अरिक्त का मतलब हो गया भरी, अरिक्त, अरिक्त का मतलब हो गया या फिर भरी कोष्ठकान की संख्या। तो भरी की संख्या कितनी आ जाएगी, m + n-1 अनपभ्रष्ट वाले केस में, अनपभ्रष्ट वाले केस में। तो यहाँ से m + n-1 के क्या हो जाती है बोलो, बराबर। अनपभ्रष्ट का है, अपभ्रष्ट नहीं का, ठीक है भाई। थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। एक एलपीपी का आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाएगा। कम से कम एक आधारी चर का मान क्या हो, 0। कई बार रिपीट हुआ है, कम से कम एक आधारी चर का मान 0 हो। सभी का हो कोई जरूरी ना है, कोई भी आधारी चर 0 ना हो ये भी जरूरी नहीं है। इनमें से कोई नहीं का हो नहीं सकता, क्योंकि
एक तो है इनमें। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय है, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कोई हल होगा क्या? इष्टतम की तो बात ही नहीं करेंगे, अपरिवर्त की बात ही नहीं करेंगे, अनंत की बात ही नहीं करेंगे। जब उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो उसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सिंप्लेक्स कलन विधि द्वारा हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर सम्मिलित करने पड़ेंगे? तो देखो, कृत्रिम चर आर्टिफिशियल वेरिएबल का जब भी यूज हो तो आपके माइंड में एक ही शर्त आ जानी चाहिए का आधारी मैट्रिक्स या फिर तत्समक मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स या फिर कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही आपके माइंड के अंदर आ जानी चाहिए। अब चूंकि समस्या मिनिमम में है, जब भी सिंप्लेक्स विधि के द्वारा हल किया जाता है तो समस्या को हमेशा अधिकतम में परिवर्तित किया जाता है और असमीकाओं को समीकरण में परिवर्तित किया जाता है। तो ये लेस देन में तो यहाँ तो जुड़ेगा x3। अब ये चूंकि ग्रेटर देन में है तो यहाँ पर घटेगा माइनस का x4। तो देखिए अब हम इसकी आधारी मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, इसका तो 3 है गुणांक, इसका 1 है, इसका गुणांक है 1 2 1 2, तीसरे का कितना है? x3 का 1, चौथे का गुणांक देखो 2 1 और x3 का 0 था, x4 का बना है माइनस का 1, शेष जगह लगा दो 0। ठीक है, अब हमारे पास 3 समीकरण है तो 3/3 की आधारी मैट्रिक्स ये बननी चाहिए थी। ये 1 आएगा और ये क्या आएगा? 0। तो ये मैट्रिक्स बननी चाहिए थी। अब ये वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे? तो देखो, यहाँ में 0 1 0 तो मिल रहा है। अब कौन कौन से नहीं मिल रहा है? एक तो ये वाला मान नहीं मिल रहा है, एक ये वाला मान नहीं मिल रहा। अब ये वाला मान यानी कि 1 ऊपर की श्रेणी में आना चाहिए, तो यहाँ पर एक x5 जोड़ देते तो 1 0 0 आ जाता, और एक नीचे की एक में आना चाहिए, एक x6 जोड़ते लास्ट वाली में 0 0 1 आना चाहिए था। तो जितने x5 और x6 जोड़े गए हैं वही हमारे पास कृत्रिम चर हैं। तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो कितने कृत्रिम चर जोड़ने पड़ेंगे? 2। कृत्रिम चर की बात आए, असमीकरण समीकरण में बदलो, न्यूनतम पूरक चर और अधिक पूरक चरों की सहायता से, सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की सहायता से, फिर बदलने के बाद सीधा हम क्या लगा देते हैं? कितने कृत्रिम चर जोड़ने पड़ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, वही हमारे पास क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखा है भाई। अब देखो, ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके लिए क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चीज़ें देखने से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। और बार बार बच्चा कहता है कि ना जाने कहाँ से पढ़ लेता है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि कहीं से नहीं पढ़ना, आपकी किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अब आपकी JPH की किताब के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन में डाउटेशन भी है, जैसे कि सर ने भी एक बुक निकाली है तो उसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर मैक्सिमम प्राप्त किया जा सकता है, सीट के अंदर मिनिमम दे रखा, बुक के अंदर मैक्सिमम प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या आंसर माने? भैया आंसर वो मानना है जो किताब ने दे रखा है, और किताब ने नोट लगा के दे रखा है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नोट लगा के दे रखा है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम की वैल्यू उसी क्वेश्चन के आधार पर होती है। अब देखो, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और JPH की किताब अगर आप ओपन करेंगे तो JPH के लगातार 3 एग्जाम्पल ही आपके सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब आप सोच नहीं सकते तो सोचा कीजिए। तो देखिए, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन था अभी जस्ट, ये वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो सेकंड ग्रेड का मैंने ओपन कर रखा है ना, यही वाला क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, और इसी से रिजल्ट भी बन जाता है। इसी से क्या बन जाएगा? रिजल्ट भी बन जाएगा। देखो, दिखाई दे जाएगा, कोशिश कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, आलेख विधि से सिद्ध कीजिए कि निम्न समस्या के उद्देश्य का अधिकतम एवं निम्नतम मान समान है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान समान हो सकते हैं कि? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन के अनुसार यदि x + y <= 6 है तो इसकी लाइन खींचेंगे तो ये आएगी, 1x = 3 y = 3 तो ये आई, और 2x + 3y = ये आई। तो ये कह रहा है ऊपर की तरफ, ये कह रहा है बाहर की तरफ, ये कह रहा है अंदर की तरफ। इन सभी का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही आता है। वो कौन सा आता है? 3 3।
कौन सा आता है? 3 3। यदि किसी सुसंगत हल क्षेत्र में केवल एक ही पॉइंट ओवेनिस्ट हो तो उसी पर मैक्सिमम मिलेगा और उसी पर मिनिमम मिलेगा। तो देखो द्विविम चित्र में आरेखन करने पर तो हमें केवल एक ही बिंदु प्राप्त होता है 3 3। इस पे हमें कैसे बिंदु प्राप्त हो रहे हैं? केवल एक ही बिंदु प्राप्त होता है 3 3। जब एक ही बिंदु प्राप्त होता है 3 3 तो सुसंगत क्षेत्र में केवल एक ही बिंदु 3 3 है, इसलिए बिंदु पर समस्या का उद्देश्य फलन कैसा होगा? इष्टतम होगा। केवल एक ही बिंदु होने से इस बिंदु पर उद्देश्य फलन z के उच्चतम और निम्नतम मान कैसे होंगे? समान होंगे। और उच्चतम और निम्नतम मान कैसे होंगे? समान होंगे। और किसके बराबर आएंगे? 24 के। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार लैंग्वेज में पूछ लिया, एक बार ऐसे पूछ लिया। तो आपके माइंड में एक चीज फिक्स हो जानी चाहिए, यदि सुसंगत हल क्षेत्र में एक ही बिंदु कॉमन है, कितने बिंदु? एक ही बिंदु कॉमन है, तो उसी पर मैक्सिमम मिलेगा और उसी पर क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन ये वाला जो है, अगला वाला क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। लगातार क्वेश्चन 3 है, तीनों की तीनों सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आप ध्यान दे लेना, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में है, ग्राफिकल विधि आपके सिलेबस में, और 3 क्वेश्चन है, तीनों की तीनों सेकंड ग्रेड में। अगला है आलेख विधि से हल कीजिए। z बराबर 2x1 माइनस 10x2 और x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल 0, x1 माइनस 5x2 लेस देन इक्वल माइनस के 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे काफ़ी डाउटेशन वाली स्थिति डेवलप हो जाती है। अब हमने यही चीज़ कहा है आपसे कि भाई जो आपने पढ़ रखा है उसे ही बार बार पढ़ते रहो, जो टीचर ने करा दिया, जिस टीचर से आप पढ़ते हो उस पर विश्वास रखो। अब वो अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, फिर आपके माइंड में उथल पुथल होती है कि उन्होंने ये मान लिया तो ये क्यों मान लिया। भैया हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऑथेंटिक प्रूफ लेके ही पढ़ा रहे होंगे कि अगर कहीं भी आपका ये मान के चलो कहीं भी रिट भी लगानी पड़ी तो आप किसी प्रूफ के आधार पर तो रिट लगाओगे। तो जेपीएच की जो किताबें चल रही हैं वो गलत थोड़ी ना, फिर तो ये किताबें गलत हो जाएंगी, और ये किताबें गलत हो गई तो इसका मतलब आपने जो डिग्रियाँ ली हैं वो गलत हो गई, तो इसके आधार पर तो आप रिट लगाओगे। तो हमेशा इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दे ही रखा था। अब इस वाले क्वेश्चंस के लिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो देखो डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम की जो खास बात ये है कि ये ब्लू कलर की लाइन तो हमने खींची हुई है। ठीक है, इस डायग्राम की खास बात ये है कि ऊपर अनंत तक चल रहा है, ऊपर कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है, और ऊपर अनंत तक चल रहा है, तो इनका केवल एक ही एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर। ऊपर से तो अपरिबद्ध है, ऊपर से अपरिबद्ध है तो मैक्सिमम तो प्राप्त कर नहीं सकते, मैक्सिमम तो इसका प्राप्त हो नहीं सकता, मैक्सिमम जो है इसका प्राप्त हो नहीं सकता। तो केवल इसका क्या प्राप्त हो सकता है? केवल इस पॉइंट पर कैसा पॉइंट प्राप्त हो सकता है? मिनिमम। तो इस पर मिनिमम मिलता है, वो भी 5/4 और 5/4 पर। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने नोट्सों में करा रखा है। तो देखिए टिप्पणी, रिमार्क, जहां भी किताब के अंदर रिमार्क मिल जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो गया। देखो उपरोक्त उदाहरण में प्रतिबंधों की सहायता से मैक्सिमम z का मान प्राप्त करना चाहें तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रतिबंधों के साथ सुसंगत हल क्षेत्र एक तरफ से कैसा है? अपरिबद्ध है। क्योंकि इन प्रतिबंधों के साथ सुसंगत हल क्षेत्र एक तरफ से कैसा है? बोलिए, अपरिबद्ध है। एक तरफ से कैसा है? बोलिए, अपरिबद्ध है। तो इसके लिए दूसरा रिजल्ट ये बन जाता है, यदि किसी का सुसंगत हल क्षेत्र ऊपर से अपरिबद्ध है तो क्या उसका मैक्सिमम मान मिल सकता है क्या? न्या, तो केवल कैसा मान मिल सकता है? मिनिमम मान मिल सकता है। कैसा मान मिल सकता है? मिनिमम मान मिल सकता है। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके। एक टाइप का क्वेश्चन और था, वो शायद निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो कभी और बता दूंगा। एक टाइप का और क्वेश्चन होता है उसमें। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, एक टाइप का और बता देता हूं आपको। देखो यदि मैक्सिमम निकाल रहे हो आप, जैसे मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी निकाल रहे हो, है ना, यदि z का जैसे मैक्सिमम मान निकाल रहे होते हैं ना, एक पॉइंट पे आ जाता 20 और एक पॉइंट पर आ जाता 20, 2 पॉइंटों पर 20 आ जाता, और सभी जगह उससे छोटे होते हैं। अगर 2 जगह एक समान मान मिल जाए वो भी मैक्सिमम, तो फिर उस केस के अंदर आप कितने हल लगाओगे? अनंत, क्योंकि उस लाइन पे जितने भी हल मिलेंगे वो सभी उसके सॉल्यूशन हैं। तो इस केस में कैसा हल निकालोगे आप? अनंत हल बताओगे। मैं ये कह रहा हूँ किसी पॉइंट पर, किन्हीं 2 पॉइंटों पर सेम मान मिल जाएं और वो मैक्सिमम हो, या फिर मिनिमम में दे रखी तो मिनिमम हो, तो उस केस में आपके कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है भाई, कितने हल हो जाते हैं? अनंत हल आपके हो जाते हैं उस केस के अंदर। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे।
इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाला था। तो इसका केवल सदैव कैसा मान होगा, न्यूनतम मान प्राप्त किया जा सकता है, अधिकतम मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर से कैसा है, अपरिबद्ध है। 3 3 और यही वाला क्वेश्चन था, सेकंड ग्रेड 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अपभ्रष्टता उत्पन्न है गई कब, यदि किसी में अपभ्रष्टता उत्पन्न हो जाती है, यदि, अब सुनो भाई, ये क्वेश्चन भी विवादात्मक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि भरी कोष्ठका तो कितनी होंगी बोलो, भरी हुई कोष्ठका की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, किससे, अपभ्रष्टता आ गई ना, तो कम हो जाती है किससे बोलो, m + n-1 से। जब भरी वाली कम हो गई तो रिक्त वाली बढ़ जाएंगी, तो रिक्त कोष्ठकान की संख्या, तो इसका जो आंसर होना चाहिए था, एग्जैक्ट आंसर की बात करें, वो भी मेरी तरफ से, रिक्त कोष्ठकाओं की जो संख्या है वो ग्रेटर हो जाएगी अब किससे, m-1 × n-1 से। अब एग्जामिनर को क्वेश्चन तो ये बनाना था, एग्जामिनर को जो क्वेश्चन था वो ये बनाना था कि रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अपभ्रष्टता वाले केस में ये हो जाएगी, लेकिन बन कौन सा गया, ये बन गया, ये वाला लगा दिया उल्टा। और एग्जामिनर ने सोचा कि भाई अभी सही है, जबकि ये चारों ऑप्शन गलत हैं, जबकि ये चारों ऑप्शन कैसे हैं, गलत हैं। फिर भी आरपीएससी ने जो माना था वो मान सकते हो अगर ज़बरदस्ती करना चाहो तो, ठीक है। अब हमारी ओर से जो आंसर है ऑप्शन ये बनना चाहिए था कि भाई आपको पता है कि अनपभ्रष्टता वाले केस में भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या m + n-1 के बराबर होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास अपभ्रष्टता आती है तो भरी जो कोष्ठकाएं हैं वो कम हो जाएंगी, किससे, m + n-1 से। तो रिक्त की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, किससे, रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या से m-1 × n-1 से क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। अब ये वाला केस बढ़ जाता है और वो वाला केस कैसा हो जाता है बोलो, कम हो जाता है। अब देखो इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए भाई, अगर m = 2 मान लूँ और n = 4 मान लूँ, ठीक है भाई। अब देखो अनपभ्रष्टता वाले केस में, अनपभ्रष्टता, जब अनपभ्रष्टता होगी ना, तो अब उस केस में हमारे पास m + n-1 यानी कि 4 + 2 और माइनस का 1 यानी कि कितना आ गया, 5 हो गई हमारे पास कैसी कोष्ठका बोलो, भरी। और टोटल कितने होंगे, 4 दूनी 8, तो 3 खाली होंगी भरी कोष्ठका। अब रिक्त बोलो कितनी हो गई, रिक्त कोष्ठका, भरी कोष्ठका तो इतनी हो गई, रिक्त बोलो, रिक्त होगी हमारे पास m-1 × n-1, 2 - 1 × 4 - 1, तो कितनी हो गई बोलो, 3 हो गई, ठीक है। ये अनपभ्रष्टता वाले केस में, ये अनपभ्रष्टता वाले केस में। अब हो गई अपभ्रष्टता, अब क्या हो गई बोलो, अपभ्रष्टता हो गई। अब अपभ्रष्टता हो गई तो अपभ्रष्टता वाले केस के अंदर, अब अगर अपभ्रष्टता हो जाती है तो उस केस के अंदर अब रिक्त की संख्या घटा दो, तो अपभ्रष्टता वाले केस में भरी की संख्या, रिक्त की बढ़ा दो, भरी की घटा दो। भरी कोष्ठका अब हमारे पास कितनी हो गई बोलो, भरी कोष्ठका 1 घटा दो, भरी कोष्ठका जैसे 5 ही तो 1 घटा दी, सब कुछ का जोड़ 4। अब 4 की जो संख्या है वो अब किससे छोटी हो गई बोलो, 4 की जो संख्या पहली भरी हुई कोष्ठकाओं से कम हो गई, m + n-1 से, ठीक है। अब ये हो गया। अब रिक्त की संख्या बताओ, रिक्त की बढ़ गई, रिक्त कोष्ठकान की संख्या क्या हो गई बोलो, बढ़ गई। अब रिक्त कोष्ठकान की संख्या है वो अब बढ़ गई, पहले रिक्त कोष्ठकान 3 ही, अब है गई 4 है गई। तो बताओ 4 भी हमारे पास किससे छोटा आ रहा है, इस केस के अंदर m + n-1 से कम आ रहा है। यहाँ पर भी 4 जो है हमारा किससे छोटा आ रहा है, m + n-1, इसका मान कितना था 5, इसका मान भी कितना था 5। तो रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या हमारे पास जो निकल के आ रही है वो m + n-1 से क्या आ रही है, कम। थर्ड आंसर हम इससे लगा सकते थे, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम यहाँ पर m और n दोनों के मान कैसे मान लेते, समान, ठीक है भाई। ये तो केस फर्स्ट हो गया, जब इसके अनुसार आंसर लगाएं। यदि हमारे पास m और n दोनों के मान कैसे होते, समान होते, जैसे कि m = 4 और n = सपोज कीजिए 5 होता, ये होते मान के चलो, ठीक है भाई। अब अनपभ्रष्टता वाला केस लेते, कौन सा केस लेते आप, अनपभ्रष्टता वाला केस लेते। अनपभ्रष्टता वाले केस में हमारे पास भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या हो जाती 5 और 4 9 - 1 यानी कि 8,
8 तो हो जाती है अब हमारे पास किसकी, भरी की। अब भरी की हो जाती हैं टोटल हमारे पास, अब वो 4 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ हैं। अब खाली की बताओ, रिक्त की, रिक्त की संख्या हो जाती है अब हमारे पास m-1 इंटू n-1, तो यानी कि m-1 यानी कि 3, और ये कितना हो जाता है 4, तो ये हो जाती है रिक्त की। अब हमारे पास कितनी हो गई, 12। अब ये 12 हो गई, ये भरी की हो गई, ये रिक्त की हो गई। तो इसके अंदर अगर अब हम बात करें तो अपभ्रष्टता वाले केस में, कौन सा केस हो गया, अपभ्रष्टता। और अपभ्रष्टता अगर आप इसमें लगाओगे तो अपभ्रष्टता वाले केस के अंदर तो अब हमें एक कम कर देनी है, भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या। अब भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या पहले कितनी थी, 8, तो भरी की संख्या अब कितनी हो गई, 7। भरी की संख्या अब कितनी हो गई, 7। अब बोलो m+n-1 कितना आ रहा था, m+n-1 कितना था आपका, 8। ठीक है, अब यहाँ से रिक्त की बोलो, रिक्त की कितनी है, रिक्त की अब हमारे पास रिक्त की एक और बढ़ जाएगी, रिक्त की पहले 12 ही तो अब हो जाएंगी 13। अब 13 की संख्या बोलो m+n-1 से कैसी है बोलो, यानी कि m+n-1 यानी कि 8 से कैसी हैं बोलो, बड़ी हैं। ये कैसी हैं, बड़ी हैं। अभी तक यहाँ से रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m+n-1 से कैसी आ रही है बोलो, बड़ी बड़ी निकल के आ रही हैं। अब देखो दोनों को अगर मैं बराबर ले लूँ, अब दोनों को क्या ले लेता हूँ, बराबर। जैसे m का मान भी 3 ले लूँ और n का मान भी कितना ले लूँ, 3। ठीक है भाई, तो उस केस में अनभ्रष्टता वाले केस में, अनपभ्रष्टता वाले केस में, अनभ्रष्टता वाला केस लेते हो तो देखो कितनी हो जाएंगी, m+n-1। ठीक है, तो 3 + 3 - 1 तो कितना हो गया बोलो, 5। ठीक है, और रिक्त की कितनी हो जाएंगी, टोटल 9 है, तो रिक्त कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब ले लो अपभ्रष्टता। अब क्या ले लिया आपने, अपभ्रष्टता। अब क्या ले ली इसमें, अपभ्रष्टता। अब जैसी अपभ्रष्टता लेंगे तो भरी हुई कोष्ठका को कम कर देंगे, तो भरी की अब कितनी हो जाएंगी बोलो, 4। ठीक है, ये 4 हो गई, और ये किससे छोटी हैं बोलो, m+n-1 से। m+n-1 का मान कितना है, 5। अब रिक्त की बढ़ जाएंगी, अब रिक्त की कितनी हो गई बोलो, रिक्त की कितनी हो गई बोलो, अब रिक्त की कितनी हो गई बोलो, रिक्त तो ये है, अब रिक्त की कितनी है, एक बढ़ा दो तो रिक्त की हो गई 5। 5, अब m+n-1 का मान बोलो कितना है, m+n-1 का मान भी कितना है बोलो, 5। क्या 5 की वैल्यू 5 से छोटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो कहने का मीन क्या हुआ, यदि m और n के मान, दोनों के मान समान है, यदि m और n दोनों के मान समान है तो थर्ड ऑप्शन भी कैसा हो जाता है, फिर आपका गलत हो जाता है। यदि m और n दोनों के मान समान है तो थर्ड ऑप्शन, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन भी कैसा हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। अब चूंकि ये कम तो आई नहीं निकल के, रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m+n-1 से कम आ रही है क्या, देखो इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, अपभ्रष्टता वाले केस की, अपभ्रष्टता वाले केस की, यहाँ पर रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m+n-1 से अधिक आ रही है। यहाँ पर रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या जो है, रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या कम आ रही है। देखो अब यहाँ पे तो हो गई कम, रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m+n-1 से कैसी आ रही है, कम। यहाँ पर देखो रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m+n-1 से कैसी आ रही है, ज़्यादा। और यहाँ पर देखो रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m+n-1 से क्या आ रही है, बराबर आ रही है। क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब तीनों केस है गए। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर मानेंगे, अब इनमें से कौन सा आंसर मानेंगे। तो आरपीएससी ने शायद उस टाइम थर्ड आंसर माना था, तो थर्ड मान लेना। ठीक है भाई, अब जो भी आरपीएससी ने माना था वो मान लेना। तो मेरे अनुसार ये चारों ऑप्शन कैसे हैं, गलत। अगर अब आता है तो मैं इस पर रट लगवा दूंगा क्वेश्चन पे। ठीक है, 100%। अगर क्वेश्चन बनता तो ये बनता कि रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m-1 और n-1 से ज़्यादा होंगी। रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m-1 n-1 से क्या होंगी बोलो, ज़्यादा होंगी। रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या m-1 और n-1 से ज़्यादा होंगी। तो तीनों क्वेश्चंस बराबर भी हो सकती हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। 3 आंसर निकाल के मैंने बता दिए m और n की वैल्यू लेने पर। अब बताओ कैसे मानेंगे आप, किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये होता है। बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसी कारण मैंने विवाद वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने इसके अंदर ले लिए, जिससे आपको कोई आपत्ति ना रहे। ठीक है, दो अमुक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन की जब भी बात आएगी तो हम हमेशा आंख बंद करके लगा देंगे सदैव कैसा समुच्चय होता है, अमुक समुच्चय होता है। ठीक है, लेकिन इस बार भी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया था। 2022 में जो क्वेश्चन आया था, एक परिवहन समस्या में xij बराबर xij एक इष्टतम हल होगा यदि, यानी परिवहन एक नियतन में बदल जाती है
यदि हमारे पास सी आई जे एक्स आई जे बराबर क्या हो, बोलो 0 हो। ये तो मैंने अभी कराया था आपको जस्ट। एम पंक्ति और एन स्तंभों वाली परिवहन समस्या में अनभ्रष्ट, अपभ्रष्टता नहीं है, रिक्त कोष्ठकों की कुल संख्या होनी चाहिए। अभी हम रिक्त की पूछी है तो m-1 n-1 के बराबर होती है, m-1 n-1 के बराबर होती है। कौन बेरोध की प्रकृति को बदलता है? वह मैक्सिमा को मिनिमम में बदल सकता है कि मिनिमा को मैक्सिमा में? कोई नहीं बदल सकता, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाता है। एक परिवहन समस्या नियतन में बदल जाती है कि यदि मांगों की संख्या और उपलब्ध इकाइयों की संख्या का जो जोड़ है वो हमेशा किसके बराबर आए? 1 के बराबर। और जो इकाइयां हैं वो या तो 1 हो या फिर क्या हो? 0 हो। और m बराबर क्या हो? n हो। तो ये चारों की चारों इसके क्या होते हैं? आंसर होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक ही कार्य कर सकता है, तो कोई नहीं बदलता बेरोध की प्रकृति को। जहाँ m व्यक्ति, m नौकरी और m व्यक्ति हैं, तो प्रारंभिक स्तर पर आधारित चरों की संख्या, तो देखिए जब भी हम नियतन को सॉल्व करते हैं, नियतन में टोटल तो फैक्टोरियल n विधि हो सकती है, नियतन में प्रारंभिक आधारी हल में चरों की जो संख्या होती है, जितने चर होंगे उतने ही संख्या होगी। प्रारंभिक आधारी चरों की संख्या, चरों की संख्या कितनी होती है? बोलो m ही होगी। कितनी हो जाएगी? m, जितने चर होंगे। m उद्गम और n गंतव्य स्थान की परिवहन समस्या में इष्टतम हल की स्थिति में रिक्त कोष्ठकों की संख्या m-1 इंटू n-1, फिर से रिपीट हुआ है। परिवहन का एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के आधारी मैट्रिक्स में अशून्य कृत्रिम चर हैं, मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल है, और इष्टतम की शर्त भी संतुष्ट है रही है, तो समस्या का आर्टिफिशियल अशून्य, अगर शून्य होता तब तो हमारे पास इष्टतम हल निकल जाता, लेकिन अशून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है और इष्टतम की शर्त पूरी हो रही है, तो इस केस के अंदर सुसंगत हल विद्यमान नहीं होता है। ये कह रहा है सुसंगत हल विद्यमान होगा, सुसंगत हल विद्यमान होगा, इसके अंदर सुसंगत हल विद्यमान नहीं होता है। अगर अशून्य सदिश नहीं होता तो फिर इष्टतम हल होता, और फिर उस केस के अंदर रिक्तता जरूर होती। ठीक है, 3 हल हैं इसमें, 3 सॉल्यूशन है। मैंने जब पढ़ाया था एलपीपी को, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जला सर मैथ्स के नाम से पढ़ी होगी एक वीडियो, जिसमें आपका सिंप्लेक्स विधि करा रखी होगी, उसमें आप सीन कर सकते हो अगर देखना चाहो तो। ये वाला फिर से क्वेश्चन आ गया के लिए आधारी हल है, इनमें से कोई सुसंगत हल नहीं है। अब इनमें से कौन सा सुसंगत नहीं है? और सुसंगत नहीं है ये पूछा है, तो सुसंगत के लिए प्रथम चतुर्थांश में मिलना चाहिए, यानी कि प्रथम चतुर्थांश या फिर सभी की सभी जो वेरिएबल हैं वो ग्रेटर देन इक्वल के आते हैं 0। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ देखो ये ग्रेटर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हैं। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव। तो सी में नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से पूछा है ए बी सी, ये कह रहा है उपयुक्त सभी, तो हम कौन सा उत्तर लगाएंगे? केवल सी। सी जो है हमारा सुसंगत हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, और जहाँ पर नेगेटिव आ जाता है तो वो कभी आपका सुसंगत हल नहीं होता है। नेक्स्ट फॉर बेस्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अमुक समुच्चय नहीं है? अमुक के लिए मैंने बताया कोई भी समुच्चय अमुक होता है यदि उसके किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई तीसरा बिंदु अगर आप बनाते हो तो वो तीसरा बिंदु भी किस पर विद्यमान हो? इसी रेखाखंड पर विद्यमान हो। तो हमारा समुच्चय कैसा होता है? अमुक समुच्चय होता है, अदरवाइज समुच्चय अमुक नहीं होगा। अब देखो ये 2 वृत्तों का बीच का क्षेत्र दे रखा है, एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, इन दोनों के बीच का क्षेत्र दे रखा है। अब इसके किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बनाओ, इस पर एक तीसरा बिंदु x3 सेट से कहाँ चला गया? बाहर चला गया, तो यही हमारा कैसा नहीं है? अम्मुख नहीं है, और सभी अम्मुख हो जाएंगे। ये वृत्त है, वृत्ताकार डिस्क है तो अम्मुख होगा, ये दीर्घवृत्ताकार डिस्क है ये भी अम्मुख होगा, ये पैराबोला के अंदर का क्षेत्र है ये भी कैसा होगा? अम्मुख होगा। तो फर्स्ट आपका अम्मुख नहीं होगा, तो इसमें हम जो आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगा देंगे? अब आप फर्स्ट लगा देंगे जो अम्मुख नहीं है। ठीक है, ये दे ही रखा है, मैंने अभी कराया था। केवल इसमें कैसा मान प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित मान प्राप्त किया जा सकता है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित दोनों नहीं, केवल उच्चिष्ट 2 बार आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014 में भी आया है और एक बार और आया था। ठीक है भाई, निकाय के सुसंगत हलों के अमुक समुच्चय के चरम बिंदुओं की संख्या हमेशा कहती होती है? बोलो फाइनाइट होती है। एक्सट्रीम पॉइंट जो कट पॉइंट आएंगे उनकी जो संख्या होगी वो हमेशा कैसी होगी? फाइनाइट होगी। एक परिवहन समस्या में m फैक्ट्री और n दुकान है, तो प्रतिबंधों की संख्या कितनी होती है? बोलो m+n, m पंक्ति और n स्तंभ है।
दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करने की व्यापक और क्रमिक विधि। दो चरों तक तो हम ग्राफ बना के आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन दो से अधिक चर आ जाएं तो उनका ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल होता है। तो फिर इस केस के अंदर हमारे पास जो विधि आती है उस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? सिंप्लेक्स विधि। लेकिन कभी कभार हमारे सामने क्वेश्चन सिंप्लेक्स से भी टफ हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमें द्वैधता बनानी पड़ती है और चरों की संख्या प्रतिबंधों की संख्या में, प्रतिबंधों की संख्या चरों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान एक अवमुक्त समुच्चय नहीं है। तो देखो अवमुक्त समुच्चय नहीं है। अब देखो अवमुक्त समुच्चय नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंदर, ये तो आया था निम्न में से अवमुक्त समुच्चय है। अगर अवमुक्त समुच्चय है तो हम जानते हैं अधिसमतल एक अवमुक्त समुच्चय होता है, तो हमें मोस्टली अधिसमतल लगाना था। लेकिन ये सभी की सभी अवमुक्त समुच्चय होते हैं। जैसे रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड पर कोई भी दो बिंदु लो, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड लो, उस पर भी सारे बिंदु इसी पे स्थित होंगे, तो रेखाखंड भी अवमुक्त हो जाएगा। अगर हम रेखा की बात करें तो रेखा पे भी कोई दो बिंदु लो, उन पे मिलाने वाला कोई तीसरा बिंदु लो, तो वो भी कैसा हो जाता है? अवमुक्त हो जाता है। अधिसमतल हमेशा अवमुक्त होता ही है। लेकिन समतल की बात करें, समतल इस प्रकार होता तो इसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड लेते, उस पर तीसरा बिंदु x3 कहाँ चला जाता? बाहर, तो फिर ये अवमुक्त नहीं होता। तो हम समतल कह देते तो अवमुक्त नहीं होगा। लेकिन सेकंड ग्रेड में शायद 2010 में क्वेश्चन आया था, इनमें से अवमुक्त समुच्चय है। अगर नहीं है होता जब हमारे पास ये आंसर होता, अगर है कह रखा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उस केस के अंदर फिर हमें अधिसमतल लगाना पड़ता, अदरवाइज इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिनर को देना चाहिए था निम्न में से अवमुक्त समुच्चय नहीं है। तो नहीं समतल होगा, रेखा भी होगी, रेखाखंड भी होगा, अधिसमतल भी होगा, लेकिन ये हमारा अवमुक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर है दोबारा आ जाता है वो क्वेश्चन रिपीट होकर, तो फिर हमें अधिसमतल ऑप्शन में लगाना होगा। ठीक है, x1 और x2 हमारा ये दे रखा है, लैम्बडा x1 1 माइनस लैम्बडा x2, और लैम्बडा की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में होती है। तो ये जो परिभाषा होती है वो किसकी होती है? बोलो, अवमुक्त समुच्चय की परिभाषा होती है कि भाई ये जो तीसरा पॉइंट x1 और x2 और x बिलोंग्स टू x चला जाए, जहाँ x की जो वैल्यू इतनी होती है, तो इस प्रकार का जो समुच्चय है वो कैसा समुच्चय कहलाता है? अवमुक्त समुच्चय कहलाता है। अवमुक्त संचय तो है, किसी बुक ने इसको अवमुक्त संचय भी मान रखा है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू JPH बुक दिस इज कॉन्वेक्स सेट। तो हम कौन सा आंसर लगाएंगे? कॉन्वेक्स सेट ही इसका आंसर लगाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी डाउटेशन आपके माइंड के अंदर बने हुए थे, तो वो हमने कुछ JPH की किताबों से, RBD पब्लिकेशन की किताबों से, अदर जो भी मार्केट के अंदर ऑथेंटिक बुक चलती है उनके आधार पर हमने आपको आंसर्स बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी बाय द वे कोई क्वेश्चंस में डाउटेशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और हमारा एक ही शब्द आपसे लास्ट में भी कहना होगा कि भाई मस्त तरीका से रहो, मस्त तरीका से पढ़ाई करो, बिंदास जिंदगी जियो। 4 दिन बचे हुए हैं आपके, और आपका लास्ट प्रयास ऐसा होना चाहिए कि सफलता आपके कदम चूम ले, और जैसी सफलता आपके कदम चूम लेगी तो आप उस भीड़ में सबसे आगे आ जाओगे, जबकि अभी आप भीड़ में पीछे हो, और आपको हमेशा आगे आना होगा। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, और आपको भी ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि जिस दिन अब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, भगवान से, माता पिता से, अपने गुरुजनों से एक ही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान अब हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होना भी आवश्यक होता है। ठीक है भाई, तो हम इसी आशा को आगे ख़त्म करते हुए कि भाई आपका सिलेक्शन हो, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नई वीडियो नए अंदाज के साथ नए रोल में फिर से लेकर आएंगे आपके उजाला सर यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।